हेलो एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है और मैं महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट्स में अध्ययनरत हूँ। तो मैं आज से क्लास 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग डिस्कस करेंगे जीवों में जनन के बारे में। तो जिसका जो पहला टॉपिक है वो है जीवन काल। किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। जैसे जो भी जीव है वो जन्म लेता है तो उसकी प्राकृतिक मृत्यु निश्चित है। तो जीव के जन्म से और प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है उस पूरी अवधि को ही हम लोग जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। ये जीवन काल जो है ये किसी भी जीव के आकार या जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि एक आम का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। आम के पेड़ की जो आयु होती है वो लगभग 200 वर्ष होती है, और जबकि जो पीपल है उसकी आयु लगभग 2500 वर्ष होती है। और यहाँ पर इन दोनों का आकार जो है वो लगभग सेम होता है। और वहीं जो दूसरा उदाहरण है वो इस प्रकार से देखते हैं, जैसे एक कौवा और एक तोता जो है उसका जो आकार होता है वो लगभग सेम होता है। फिर भी जो कौवा है वो केवल 15 वर्ष तक जीवित रहता है और जो तोता है वो लगभग 140 वर्ष तक जीवित रहता है। तो यहाँ इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ये जीवन काल या जीवन अवधि है ये किसी भी जीव के आकार या जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। यहाँ पर जो कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जीवन काल के बारे में, जैसे हाथी जो है वो 75 ईयर तक जीवित रहता है। वहीं जो कुत्ता है वो 15 से 16 वर्ष तक, गाय 26 वर्ष, कछुआ 100 वर्ष से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है, जनकों द्वारा अपने समान नवीन जीव को जन्म देने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यहाँ पे जो जनक हो, जो नई संतान को उत्पन्न करते हैं उन्हें जनक बोलते हैं, और जो नया जीव उत्पन्न होता है उसे संतति बोलते हैं। तो जनकों द्वारा अपने समान नवीन जीव को उत्पन्न करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे हम जनन कहते हैं। अब हम आते हैं कि जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जनन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जात की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, किसी भी जंतु की जात को निरंतर बनाए रखने के लिए, फ्यूचर में निरंतर बनाए रखने के लिए हमें जनन की आवश्यकता पड़ती है। जात में वृद्धि करने के लिए, किसी एक निश्चित जंतु के जाति में वृद्धि करने के लिए भी जनन की आवश्यकता होती है। अब आते हैं हम लोग जनन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लैंगिक जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लैंगिक जनन होता है उसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार है, वह जनन क्रिया जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पे जो है दो जनक भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल। दो मेल और फीमेल जनक मिल करके जब एक नए संतति को उत्पन्न करते हैं तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को लैंगिक जनन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग लैंगिक जनन के जो लक्षण हैं। लैंगिक जनन के लक्षण निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, इस विधि में मुख्यतः जनक के रूप में स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं। जो लैंगिक जनन है इसमें मेल एंड फीमेल दो जनक भाग लेते हैं, जिससे एक नई संतति का जन्म होता है। नंबर 2, इसमें पुरुष और स्त्री युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है।
जो लैंगिक जनन होता है इसमें मेल एंड फीमेल के युग्मकों के निषेचन के पश्चात एक नया युग्मनज तैयार होता है। नंबर 3, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति पूर्णतः अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देती है तथा लक्षण समान रहता है। इसको इस प्रकार से समझते हैं, जिससे इसमें मेल एंड फीमेल जो माता और पिता होता है उसके जो जो डीएनए होता है वो अलग अलग होता है। इस अलग अलग डीएनए की वजह से ही हम लोग देखते हैं कि जो ये संतति होता है वो पूर्णतः अपने माता पिता से भिन्न दिखाई देता है तथा जो लक्षण होते हैं वो समान रहते हैं। ये सब जेनेटिक्स लक्षण होते हैं जो जीन पर डिपेंड करते हैं। लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों तथा जंतुओं में होता है। जो लैंगिक जनन होता है वो अधिकतर जो उच्च पादप तथा उच्च जंतु होते हैं उन्हीं में होता है। अब हम लोग आते हैं अलैंगिक जनन पे। अलैंगिक जनन की परिभाषा इस प्रकार है, जिस जनन प्रक्रिया में एक जनक भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग ले रहे थे, एक मेल एंड एक फीमेल, जबकि जो अलैंगिक जनन है यहाँ पर सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है तथा इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक जनन के लक्षण पे आते हैं। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित लक्षण हैं। नंबर 1, जो अलैंगिक जनन है ये एक बहुत ही सरल विधि है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन की अपेक्षा बहुत ही सरल विधि है। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि जो लैंगिक जनन है उसमें 2 लोग भाग लेते हैं, एक मेल एंड फीमेल, जबकि जो अलैंगिक जनन है इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है। तो नंबर 3, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे देखते हैं जो लैंगिक जनन है उसमें युग्मकों का निर्माण हो रहा था, जबकि जो अलैंगिक जनन है यहाँ पे युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें केवल सूत्री विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है इसमें सिर्फ सूत्री विभाजन होता है। फिर आते हैं इसमें कायिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो होता है इसमें कायिक जनन होता है। यह जनन प्रक्रिया निम्न प्रकार के जीवों में होती है। अलैंगिक जनन जो है वो निम्न प्रकार के जीवों में होती है, जैसे कि ये सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु एक्सेट्रा। तो हम लोग आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, आगे का हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।